है। अब बात करते हैं स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट। सर इंडिया का एनवायरनमेंट कैसे चल रहा है? द ब्लैक सॉइल ऑफ डेक्कन प्लेटो जो दक्षिण साइड में है आपका, वो कॉटन लीडिंग कंसंट्रेशन ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री इस रीजन में काफी अच्छी होती है। द इंडो Gangetic plains spread over the Arabic Sea to the Bay of Bengal are one of the most fertile, intensively cultivated and density populated region है वर्ल्ड में। और मतलब ये पूरा बता रहे हैं इंडिया में क्या क्या चीजें हैं। अगले पेज पे अपन देखते हैं इंडिया के जो फॉरेस्ट हैं वो काफी बड़ी रेंज को कवर करते हैं, पूरा ग्रीन कवर देते हैं। मेजॉरिटी ऑफ इट्स पॉपुलेशन को नेचुरल कवर फॉर इट्स वाइल्ड लाइफ, पूरी वाइल्ड लाइफ में यहाँ फैला हुआ है। लार्ज डिपॉजिट ऑफ आयरन और कोल नेचुरल गैसेज और इंडिया में पाई जाती हैं। इंडिया जो है लगभग आयरन ओर का 20% रिजर्व इंडिया में ही पाया जाता है। बॉक्साइट, कॉपर, क्रोमेट, डायमंड्स, गोल्ड, लेड, लिग्नाइट और मैंगनीज, जिंक, यूरेनियम, ये सब भी जो है डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री में अपने पाए जाते हैं। सही है। इंडियाज एनवायरमेंटल प्रॉब्लम पोज डिकोटोमी। ये क्या है? देखो डिकोटोमी का मतलब है कंट्रास्ट बिटवीन टू थिंग्स दैट आर रिप्रेजेंटेड बीइंग एंटायरली डिफरेंट। क्या? पॉवर्टी इज कॉजिंग एनवायरमेंटल, इंडिया में बहुत पॉवर्टी है, उससे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन आ रहा है। कैसे? गरीब लोग हैं, गैस सिलेंडर ले नहीं सकते तो ट्रीज काटते हैं। क्यों? क्योंकि इनको फ्यूल वुड की जरूरत है। सही है। और पॉल्यूशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, ये पानी को गंदा भी कर देते हैं, तो जो फॉरेस्ट लैंड वगैरह भी खराब होती है, तो ये सब गरीबी के कारण है। इसके अलावा लिविंग स्टैंडर्ड हमारा बढ़ रहा है, तो इससे भी एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ रहा है तो हमारी डिमांड बढ़ रही है। डिमांड बढ़ रही है तो फिर प्रोडक्शन बढ़ाना है। प्रोडक्शन जब आप बढ़ाओगे तो ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज का यूज होगा, पॉल्यूशन बढ़ेगा, व्हीकल और इंडस्ट्रीज बढ़ेगी। तो ये सब चीज़ें जो है इसके कारण हो रही हैं। तो आगे है चैलेंजेस टू इंडियाज एनवायरनमेंट। क्या समस्याएं हैं इंडिया के सामने? देखो सबसे पहले तो एयर पॉल्यूशन, वाटर, सॉइल, डिफॉरेस्टेशन, वाइल्ड लाइफ एक्सटिंक्शन, ये सब समस्याएं इंडिया के सामने चल रही हैं। और प्रायोरिटी इशू जो आइडेंटिफाई किए गए वो है पहला लैंड डिग्रेडेशन। देखो लैंड डिग्रेडेशन ये बताता है, लैंड डिग्रेडेशन रेफर्स टू डिक्लाइन इन द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ सॉइल, सॉइल की क्वालिटी खराब हो जाए। वाटर और वेजिटेशन कंडीशन कॉमनली कॉज बाय ह्यूमन एक्टिविटी। देखो अपन ये देख रहे हैं कि आज हम अपन डिफरेंट पेस्टिसाइड जो हैं वो लैंड में डाल रहे हैं, इससे हमारी लैंड जो है वो पॉइजनाइज्ड हो रही है, जहरीली हो रही है, क्योंकि अब उसमें जो सब्जियां उगेगी उनमें भी पेस्टिसाइड्स का इफेक्ट जो है वो आएगा। सही है। अब उसकी प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। हम लैंड का सही यूज नहीं कर रहे, हम उसमें पेस्टिसाइड का यूज कर रहे हैं जो कि एक जहर है, और जिससे कि हमारी उसकी प्रोडक्टिविटी भी कम होगी और जो प्रोडक्शन होगा वो भी खराब होगा। उससे हमारी पॉपुलेशन पे एडवर्स इफेक्ट ये पड़ेगा कि कैंसर वगैरह होंगे। अब अपन पंजाब, हरियाणा इन साइड में देखते भी हैं काफी पेस्टिसाइड्स का यूज होने लग गया, जिसके कारण कैंसर की बीमारियां, क्योंकि वो पेस्टिसाइड नीचे जाके जमीन में पानी में मिल जाता है, यही पानी अपन यूज करते हैं और वो पानी में कैंसर होता है। तो इससे लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, इस पॉइंट को अपन को समझना होगा। सर क्या रीजन है लैंड डिग्रेडेशन के? ओवर ग्रेजिंग, जो हमने लाइव स्टॉक जो है वो ज्यादा कर लिया तो वो जो है हरियाली सारी खा जाता है, ये एक रीजन। इंक्रोचमेंट इनटू फॉरेस्ट लैंड, हम फॉरेस्ट लैंड के अंदर घुसते जा रहे हैं जिससे कि हम पेड़ काट रहे हैं। नॉन अडॉप्शन ऑफ एडिक्वेट सॉइल कंजर्वेशन मेजर, हम सॉइल कंजर्वेशन के लिए जो मेजरमेंट किए जाने चाहिए वो नहीं कर रहे। अनसस्टेनेबल फ्यूल, वुड एंड फेडर एक्सट्रैक्शन, खूब पेड़ काट रहे हैं, खूब चारा काट रहे हैं, इससे पूरा जो एनवायरनमेंट का जो बैलेंस है वो बिगड़ रहा है। इम्प्रॉपर क्रॉप रोटेशन, क्रॉप को रोटेट कर करके हमको बोना चाहिए, लेकिन पैसे के लालच में किसान एक ही फसल बार बार बोता है, जिससे कि जो लैंड की जो प्रोडक्टिविटी होती है वो खत्म हो जाती है। एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर इन एक्सेस, पानी जरूरत से ज़्यादा हम निकाल रहे हैं, जितना रिचार्ज नहीं हो रहा उससे ज़्यादा तो पानी हम जमीन से निकाल रहे हैं, तो धीरे धीरे जमीन में जो पानी है वो खत्म हो रहा है। तो ये सब रीजन अपन देखते हैं। सही है। तो डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट और डिफॉरेस्टेशन क्या है? डिफॉरेस्टेशन इन्वॉल्व द permanent destruction of indigenous forest and woodlands. It refers to cutting, clearing and removal of rainforest where land is thereafter converted into non-forest. वहाँ से सारे पेड़ काट लिए जाते हैं, है ना, और उसको नॉन फॉरेस्ट बना दिया जाता है, और उस पर हो सकता है इंडस्ट्रीज हो, या फिर उस पर कॉलोनीज बनेंगी, और या फिर उसके ऊपर जो हैं आपके और काम होंगे, लेकिन कुल मिला के फॉरेस्ट नहीं रहेगा। सो डिफॉरेस्टेशन राइजिंग इन सच ए रैपिड स्केल, ये इतनी तेजी से बढ़ रहा है दैट टोटली डिस्टर्ब द इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ द कंट्री। इससे हमारी कंट्री का इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ रहा है। सही है।
आगे आपको एक डेटा दिया गया कि पर कैपिटा फॉरेस्ट लैंड कंट्री में 0.08% है हेक्टेयर पर हेक्टेयर, जबकि उन्हें ये 0.47 चाहिए, तो हम तो बहुत कम पर है, 1/6 पर है। देयर आर वेरी सीरियस एंड डेंजरस कॉन्सिक्वेंस ऑफ फॉरेस्ट डिप्लीशन लाइक चांसेस ऑफ मोर। अब जैसे ही फॉरेस्ट डिप्लीशन होगा यानी फॉरेस्ट कम होंगे तो ज्यादा फ्लड्स आएंगे, सॉइल इरोजन होंगे, हैवी सिल्टेशन ऑफ डैम होगा और चेंजेस इन क्लाइमेट। ये सारे जब नुकसान होंगे तो इस नुकसान की भरपाई हम कभी नहीं कर पाएंगे। सही है। देन आता है सॉइल इरोजन। ये क्या नुकसान है? सॉइल इरोजन टेक प्लेस व्हेन द सरफेस सॉइल इज वॉश्ड अवे थ्रू एक्सेसिव रेन। देखो एक्चुअली क्या है कि जो जमीन है ना, जमीन की जो लेयर है, सही है, उसमें कुछ ऊपर की लेयर में जो सॉइल है ना ये तो प्रोडक्टिव है, और नीचे वाली जो सॉइल है ना वो खराब है, उसमें प्रोडक्शन जो है ना वो नहीं हो सकता। तो अब हैवी जब रेन होंगी तो ये जो मिट्टी है ये तो बह जाएगी और फिर ये वाली मिट्टी रह जाएगी। तो जो प्रोडक्टिव लेयर थी वो तो बह गई पानी के साथ और केवल जो नॉन प्रोडक्टिव सॉइल थी वही रह जाएगी। तो ये जो प्रोडक्टिव जो सॉइल है ये बह के चली जाती है, इसी को क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन। डिफॉरेस्टेशन इज वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर सॉइल इरोजन। डिफॉरेस्टेशन, क्योंकि जंगल जो है इस मिट्टी को पकड़ के रखता है। यहाँ कोई पेड़ है तो वो उस मिट्टी को पकड़ के रखेगा, लेकिन हमने पेड़ तो काट दिया, अब ये मिट्टी की जो पेड़ की जड़ें वो तो रही नहीं, तो फिर मिट्टी किसकी पकड़ में रहेगी? तो इसलिए पानी के साथ वो मिट्टी बह जाती है। एज पर द एस्टिमेट सॉइल इज बीइंग इरोडेड एट द रेट ऑफ 5.3 बिलियन टन अ ईयर। इसका ये रेट है विच इज इन द एक्सेस ऑफ रिचार्ज कैपेसिटी, और रिचार्ज कैपेसिटी से ज्यादा है। एज अ रिजल्ट कंट्री लॉसेस 0.8 मिलियन टन ऑफ नाइट्रोजन, 1.8 मिलियन टन ऑफ फास्फोरस एंड 26 मिलियन टन ऑफ पोटेशियम एवरी ईयर। इतना हम खो रहे हैं हर साल बारिश के कारण। द क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिशन लॉस ड्यू टू इरोजन ईच ईयर रेंजेस फ्रॉम 5.8 टू 8.4 मिलियन टन। इतना हम हर साल नुकसान करें। ये सिर्फ सुनने के लिए, ये आपको इतना डेटा याद नहीं करना, लेकिन आपको तो बेसिक डेफिनेशन आनी चाहिए कि सॉइल इरोजन क्या होता है। बायोडाइवर्सिटी लॉसेस। आज इतने टाइप के स्पेशीज पूरे दुनिया में हैं, जमीन पे देख लो, आसमान में देख लो, पानी के अंदर देख लो। उन इकोलॉजिकल सिस्टम जब बिगड़ता है तो उनकी लाइफ के ऊपर भी बनाती है। तो बायोडाइवर्सिटी इज डिफाइंड एज द वेरिएबिलिटी अमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी जिंदा लोग हैं, ऑल सोर्सेज इंक्लूडिंग टेरेस्ट्रियल, मेरीन, अदर एक्वेटिक इकोसिस्टम, इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सेस। तो उनके जो भी वो पार्ट है, वो सिस्टम जो है वो बिगड़ जाता है। Conservation and sustainable use of biodiversity is fundamental to ecologically sustainable development। तो आपको बायोडाइवर्सिटी का पूरा प्रोटेक्शन करना पड़ेगा और उसके लिए आपको जो एनवायरनमेंट है उसका ध्यान रखना ही पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन नहीं है। Biodiversity losses are serious economic and social cost for any country as many plant and animal species are severely threatened by the destruction of their habitat and over exploitation of resources। जंगल काटे जा रहे हैं तो डेफिनेटली जंगली जानवर जो है वो दिक्कत होने लग गई। अगर आप देखेंगे कि चीता है, शेर हैं, ये पूरे वर्ल्ड में धीरे धीरे कम हो रहे हैं क्योंकि इंसान जंगल काटता जा रहा है। ऐसे कई आप पक्षी देखेंगे वो गायब भी हो चुके हैं क्योंकि इकोलॉजिकल सिस्टम ऐसा हो गया कि अब उनको जीने की जगह ही नहीं बची। अगर अपन देखें मोबाइल्स वगैरह की जो रेज होती हैं, जो टावर्स होते हैं, उन रेज से इन पक्षियों को प्रॉब्लम्स होती हैं और वो पक्षी जो हैं वो अब सिटीज में दिखना बंद हो गए, वो केवल गाँवों में ही दिखते हैं। तो अब ये सब प्रॉब्लम्स के ये हमारा इकोलॉजिकल सिस्टम जो है वो बिगाड़ रहा है। सही है। देन अपन आते हैं एयर पोल्यूशन पर। आपको डेफिनेशन याद करनी कि बायोडाइवर्सिटी लॉस क्या होता है, एयर पोल्यूशन। इसके अंदर का कंटेंट आपके जानने के लिए याद करें तो आपकी इच्छा है। एयर पोल्यूशन इज द प्रेजेंस ऑफ मटेरियल्स इन एयर, एयर के अंदर जो पार्टिकल्स हैं इन सच कॉन्सेंट्रेशन विच आर हार्मफुल टू मैन एंड द एनवायरमेंट। हम दिल्ली में देखते हैं बार बार सिचुएशन होती है, एयर के अंदर नाइट्रोजन बढ़ गया, मीथेन बढ़ गया, उसमें डिफरेंट पार्टिकल्स आने लग गए जिसके कारण आप सांस लेंगे तो आपको महसूस होगा, आपको जलन होगी क्योंकि वो पार्टिकल्स हैं उसके अंदर। आपको खांसी आएगी, आपकी आंखों में जलन आएगी, आपको सीने में जलन होने लग जाएगी। ये सब एयर पॉल्यूशन के रीजन है ना। इन इंडिया एयर पॉल्यूशन इज वाइड स्प्रेड अर्बन एरिया, व्हीकल्स बहुत ज्यादा हैं यहाँ और हाई कॉन्सेंट्रेटेड इंडस्ट्रीज जो हैं, थर्मल पावर प्लांट्स हैं, इसके कारण बहुत दिक्कत आ रही है। व्हीक्यूलर एमिशंस जो आपके बहुत सारे व्हीकल्स हैं उसके कारण भी जो है वो बहुत प्रॉब्लम जो है आ रही है। पॉपुलेशन बढ़ गई है, व्हीकल्स ज्यादा हो गए हैं, इसलिए पॉपुलेशन जो आपका पॉल्यूशन है वो भी अब ज्यादा होने लग गया है। द नंबर ऑफ मोटर व्हीकल इंक्रीज फ्रॉम 3 लाख 1951 में थे, अब वो 6.7 करोड़ हो गए 2003 में और 14 करोड़ से ज्यादा हो गए 2011 में। पर्सनल ट्रांसपोर्ट व्हीकल जो टू व्हीलर व्हीकल से कार वगैरह जो थी वो भी अब बहुत ज्यादा हो गई और 80% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड व्हीकल
जो हैं वो एयर पोल्यूशन लोड जो है वो अपना लेते हैं, क्योंकि इनसे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है। आप किसी मेन रोड पे जाएंगे तो आपको इस बात को फील भी होगा कि वहाँ आपको सांस लेने में दिक्कत आ रही है, और इवन आप किसी पार्क में जाके देखेंगे जहाँ व्हीकल्स नहीं है और पेड़ पौधे हैं, वहाँ आपको सांस लेने में मजा भी आएगा और आपको बहुत कूलनेस फील होगी, वो उसी के कारण। सम वेज टू कंट्रोल द एयर पॉल्यूशन। सर एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल कैसे करें? प्रमोशन ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सब जने अलग अलग व्हीकल लेके जा रहे हैं, इससे बढ़िया सब जने एक साथ जाएं। जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जैसे दिल्ली मेट्रो का यूज किया, और प्राइवेट व्हीकल्स वगैरह जो हैं वो अपन छोड़ें। प्रमोशन ऑफ क्लीनर फ्यूल्स इन व्हीकल्स, फ्यूल्स अच्छे यूज करें, सीएनजी यूज करें पेट्रोल और डीजल की बजाय। यूज क्लीनर फ्यूल विद एलपीजी इन हाउस होल्ड टू रिड्यूस द इंडोर एयर पॉल्यूशन। प्रमोशन ऑफ क्लीनर टेक्नोलॉजी, स्ट्रेंथनिंग द एमिशन स्टैंडर्ड अच्छे बनाएं, मतलब जिससे पॉल्यूशन कम से कम जाए, पॉल्यूशन का कंट्रोल हो, सही है। और इनकी अच्छी मॉनिटरिंग करें कि हाँ भाई किन एरियाज में जो पॉल्यूशन है ज्यादा हो रहा है और उनको कंट्रोल कैसे किया जाए, सही है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इसके लिए बनाया गया है, गवर्नमेंट ने एक सेटअप किया, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सीपीसीबी इन 1974। दिस वाज फॉलोड बाय स्टेट एस्टैब्लिशिंग देयर ओन स्टेट लेवल बोर्ड। तो सेंट्रल ने जब बनाया तो फिर जो है स्टेट बोर्ड ने भी बनाया टू एड्रेस ऑल द एनवायरमेंटल कंसर्न। इनके क्या फंक्शन है? ये इन्वेस्टिगेट करते हैं, कलेक्ट करते हैं और इंफॉर्मेशन जो है रिलेटिंग टू वाटर, एयर एंड लैंड पॉल्यूशन, सही है, और उनके स्टैंडर्ड तय करते हैं। और दीज बोर्ड प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंस करते हैं कि आप कैसे पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। दे ऑल्सो प्रिपेयर मैनुअल्स, कोड्स वगैरह, गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं कि आपको कौन से स्टैंडर्ड्स पे चलना चाहिए। दे असेस द एयर क्वालिटी, they monitor the quality of water in 125 river including the tributaries, well, lakes, creeks, pond, tank, इन सब में वो जो वाटर का जो क्वालिटी लेवल है वो चेक करते हैं। ये इनके बेसिक काम होते हैं, सही है। तो सेंट्रल और स्टेट पॉल्यूशन जो दोनों ही हैं इसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसे कहते हैं। ये डेफिनेशन नॉर्मली एग्जाम में पूछी जाती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट विच विल अलाउ ऑल फ्यूचर जनरेशन टू हैव ए पोटेंशियल एवरेज क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो जिससे कि मतलब आप प्रोडक्शन उतना करें, आप नेचुरल रिसोर्सेज का यूज उतना करें कि जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उनको भी जो है एवरेज क्वालिटी लाइफ का तो फायदा मिले, इतना तो उनके लिए छोड़ें। दैट एटलीस्ट विच इज बीइंग एंजॉयड इन द करंट जनरेशन, मतलब करंट जनरेशन एंजॉय करे लेकिन उतना ही एंजॉय करे जिससे कि फ्यूचर जो जनरेशन है उसका एंजॉयमेंट कम ना हो। इसी को कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सही है। द बेसिक एम ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज टू इंश्योर द प्रेजेंट जनरेशन शुड लीव, उनको छोड़ना चाहिए इतना स्टॉक क्वालिटी ऑफ लाइफ का फॉर द नेक्स्ट जनरेशन, सही है। Environmentalists have used the term sustainability is an attempt to clarify the desired balance। इसके अंदर बैलेंस होना चाहिए इकोनॉमिक ग्रोथ में और अपने जो एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन है उसके अंदर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डेवलपमेंट विच मीट द बेसिक नीड, एम्प्लॉयमेंट, फूड, एनर्जी, वाटर सब मिले ऑल द पीपल, पर्टिकुलर द पुअर पीपल, और इंश्योर ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर टू मीट दिस नीड। भाई इन लोगों को क्वालिटी ऑफ लाइफ मिले उसके लिए आपको मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में इतनी सर्विसेज देनी पड़ेंगी और इसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एम क्या है? सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का इक्विटेबल यूज करो टू मीट द नीड ऑफ देयर प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन। फ्यूचर जनरेशन का भी तो ध्यान रखना पड़ेगा। ये आपके आंसर में ये फ्यूचर जनरेशन वर्ड है ना, ये जरूर से होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन में मार्क्स नहीं मिलेंगे, सही है। टू प्रिवेंट फर्दर डैमेज टू आवर लाइफ सपोर्ट सिस्टम, हमारे और डैमेज नहीं हो, इतना डैमेज तो हो चुका, ठीक है, उसको तो हम प्रोटेक्ट करें। टू कंजर्व द नेचर एंड द बायोडाइवर्सिटी एंड अदर रिसोर्सेज फॉर लॉन्ग टर्म फूड सिक्योरिटी, सही है। ये सब वर्ड अपने बारे डिस्कस किए हैं। तो हमारी फूड सिक्योरिटी के लिए ये सब चीजें होनी चाहिए। अगर समुद्र को हमने गंदा कर दिया, मछलियां जहरीली हो गई तो मछलियां लोग खा ही नहीं पाएंगे, तो कोस्टल एरिया के लोग जिंदा कैसे रहेंगे? तो हाउ टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट सर, कैसे करें? रेस्ट्रिक्ट यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, है ना। कहने का मतलब ये है कि द रेट ऑफ एक्सट्रैक्शन शुड नॉट एक्सीड द रीजनरेशन। रीजनरेशन जो है वो ज्यादा होना चाहिए, एक्सट्रैक्शन हमेशा क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। दूसरा है सब्स्टिट्यूट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को यूज करो विद रिन्यूएबल सोर्सेज। सो रिन्यूएबल सब्स्टिट्यूट मस्ट बी डेवलप्ड, इनका डेवलपमेंट करना चाहिए। बिकम इनपुट एफिशिएंट,
आपको टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस शुड मेड टू बिकम इनपुट एफिशिएंट, आप इनपुटिंग ज्यादा से ज्यादा करें, है ना। इट मींस एफर्ट शुड बी मेड टू प्रोड्यूस मोर पर यूनिट ऑफ इनपुट, इट विल रिड्यूस द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड कंट्रोल पॉल्यूशन, पॉल्यूशन को आप कंट्रोल करें क्योंकि इससे हमारे एनवायरनमेंट को डैमेज पहुंच रहा है। स्ट्रेटेजीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सर क्या स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए? यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, उन एनर्जीज का यूज करें जिससे पॉल्यूशन कम हो, फ्री फ्रॉम पॉल्यूशन, सही है। तो सोलर एनर्जी जैसे आप यूज कर सकते हो, सोलर रेज आप यूज कर सकते हो। यूज ऑफ क्लीनर फ्यूल्स, सीएनजी का यूज करो क्योंकि नॉर्मल पेट्रोल और डीजल से, डीजल तो खासकर, डीजल तो बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड है, तो आप डीजल को छोड़ के कम से कम पेट्रोल पे तो आइए। और इवन सबसे बढ़िया सीएनजी है, और डीजल तो मतलब कोशिश करनी चाहिए कि बिल्कुल ही खत्म करें। और इसके अलावा एलपीजी का यूज करें, लकड़ियों का यूज करोगे तो लकड़ियों से धुआं ज्यादा निकलता है, पॉल्यूशन ज्यादा होता है, एलपीजी में धुआं कम होता है। मिनी हाइडल प्लांट, जो पानी के छोटे छोटे जो प्लांट्स हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के, वो लगाने चाहिए बनिस्पत थर्मल के, क्योंकि कोयले से तो बहुत ज्यादा धुआं निकलता है। तो अगर अपन इलेक्ट्रिसिटी के लिए पानी वाला प्लांट छोटे छोटे लगा लें तो अपने लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस, ट्रेडिशनल जो हमारा नॉलेज था, जो हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम था, जो हमारा रूरल हेरिटेज था, वो काफी अच्छा था, लेकिन हमने क्या किया, हम शिफ्ट कर गए ट्रेडिशनल सिस्टम से और हम आ गए वेस्टर्न सिस्टम पे। और जब गवर्नमेंट अब इसके लिए डेवलपमेंट कर रही है, गवर्नमेंट ने आयुष ट्रीटमेंट वो प्लान चालू किया है, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी, और 15,000 जो प्लांट्स वगैरह जो हैं वो डिफरेंट मेडिकल प्रॉपर्टीज के तौर पे आपके यूज आ रहे हैं, सही है। हाउएवर विद द एडवेंट ऑफ वेस्टर्न सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट वी इग्नोर आवर ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ आयुर्वेदा, यूनानी, हमने इनको इग्नोर कर दिया और ये हमारी सबसे बड़ी गलती रही। इसके अलावा यूज ऑफ बायो कंपोस्ट, ये कहते हैं कि केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह जो हैं उनको अपन को छोड़ना चाहिए और ऑर्गेनिक फूड्स पे आना चाहिए। ऑर्गेनिक फूड में क्या होता है कि आप जो है बीज जो है वो देसी यूज करते हो, और इसके अलावा जो कैटल्स वगैरह जो हैं उन्हीं के जो पार्ट्स वगैरह हैं वही अपन जो है गोबर वगैरह जो है वो अपन सॉइल में यूज करते हैं, जिससे कि हमारी जो सॉइल है वो ज्यादा प्रोडक्टिव होती है। केमिकल फर्टिलाइजर्स एक बार प्रोडक्शन तो ज्यादा कर देंगे, लेकिन वो आपकी सॉइल को और ह्यूमन के जो बॉडी है उसको बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। कंट्रोल ऑफ बायोपेस्ट, जो बायोपेस्टिसाइड्स हैं उनका यूज कम से कम करना चाहिए, क्योंकि ये जो है वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं होते और इनके साइड इफेक्ट्स होते हैं और ये लोगों के शरीर में बीमारी पैदा करते हैं, तो इसको कंट्रोल वे में ही यूज करना चाहिए। चेंजेस इन अनसस्टेनेबल पैटर्न ऑफ कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, तो अगर आपने कोई जो आपके तरीके बना रखे हैं कंजम्पशन और प्रोडक्शन के जिससे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं हो रहा, तो उन प्रोसेस को, चाहे वो कंजम्पशन का हो चाहे प्रोडक्शन का हो, उसको रोकना चाहिए। इसके लिए पब्लिक में अवेयरनेस लानी चाहिए, टाइम टू टाइम डिफरेंट प्रोग्राम चलाने चाहिए, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे ऐसे छोटे छोटे वीडियो बना के डालने चाहिए, जिससे लोग जो हैं वो इसके लिए जो हैं वो सोचें कि हाँ भाई हमको एनवायरनमेंट प्रोडक्शन करना है। तो सर कॉजेज क्या है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के? सबसे पहली बात हायर पॉपुलेशन, पॉपुलेशन ज्यादा है तो डेफिनेटली पॉल्यूशन ज्यादा होगा ही होगा। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, इंडस्ट्री जैसे जैसे बढ़ेंगी तो पॉल्यूशन बढ़ेगा। इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, शहरों में जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है तो डेफिनेटली वहाँ लिविंग के जो जगह नहीं है तो कंजस्टेड एरिया हो जाते हैं, झोपड़पट्टी झुग्गी बस्तियां वगैरह बसने लगती हैं और वहीं सारा सैनिटेशन होता नहीं है, दैट्स वाई वहाँ खूब सारा पॉल्यूशन जो है वो होने लगता है। फिर इसमें मास पॉवर्टी, गरीबी है, पैसे नहीं है तो वो ट्रीज काट रहे हैं फ्यूल के तौर पे। इससे क्या है कि आपका जो फॉरेस्ट वाला जो काम है वो बिगड़ता है, वो फायरवुड वगैरह कलेक्ट करने के लिए पेड़ों को काटते हैं, इससे पेड़ों की कमी हो जाती है और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो जाता है। पैटर्न ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ का पैटर्न जो है वो सही नहीं है। उसके कारण क्या हो रहा है कि कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं और उनके लिए जो टेक्नोलॉजीज यूज हो रही हैं उससे आपके नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा यूज हो रहे हैं, हमारा इको सिस्टम जो है वो खराब हो रहा है, हमारा वाटर जो है और जो लैंड रिसोर्स है वो खराब हो रहे हैं। वेहिकुलर पोल्यूशन, अपन देखते हैं बहुत सारे व्हीकल हो गए हैं, अब लगातार व्हीकल्स वगैरह बढ़ रहे हैं तो उससे पॉल्यूशन बढ़ रहा है। इंक्रीज इन यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड, हम देखते हैं कि खेतों में आजकल नॉर्मल गोबर के तौर पे तो खाद यूज होती नहीं और किसान लोग क्या करते हैं कि प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं। तो ये सारी समस्याएं हैं जिनके कारण कि आपका एनवायरमेंटल डिग्रेड हो रहा है। अब सर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? इनका उल्टा कर दो,
पब्लिक को पार्टिसिपेट करो, उनको इनोवेट करो कि भाई तुम लोग जो है इसका ध्यान रखो। लगातार गवर्नमेंट जो एडवर्टाइजमेंट अखबार में देती है, टीवी चैनल्स पे देती है कि हाँ भाई स्वच्छ भारत अभियान वगैरह इन सबका। कंट्रोल पॉपुलेशन, पॉपुलेशन कंट्रोल होगी तो अपने आप ही पॉल्यूशन भी कंट्रोल होगा। वेक्यूलर, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर पॉल्यूशन को कंट्रोल करना चाहिए। वेक्यूलर तो आपको ना अलग अलग व्हीकल्स में जाने के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करो, रेलवे का, मेट्रो का और पब्लिक बसेस का। इंडस्ट्रीज वालों को भी पॉल्यूशन कंट्रोल मशीन लगानी चाहिए जिससे कि एयर पॉल्यूशन कम से कम हो, वाटर पॉल्यूशन कम से कम हो। एग्रीकल्चर वालों को भी पेस्टिसाइड्स वगैरह का यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे भी जो है वो देश में दिक्कत आ रही है। प्रोडक्शन, बायोडाइवर्सिटी, जंगल काटोगे तो जंगल के जानवर कहाँ जाएंगे, समुद्र गंदा करोगे तो बेचारी मछलियां कहाँ जाएंगी, तो उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। देन लास्ट पेज है आपका एनवायरमेंटल एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस। एनवायरमेंट की एजुकेशन बच्चों को स्कूल से देनी चाहिए। सफाई के लिए और पॉल्यूशन के लिए उनको शुरू से ही अवेयरनेस आनी चाहिए। छोटी छोटी एक्टिविटी, छोटे प्ले स्किट्स वगैरह स्कूल में करे जाने चाहिए। छोटे छोटे वीडियो व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे सर्कुलेट किए जाने चाहिए। पॉवर्टी रेडिकेशन, गरीबी हटानी चाहिए। जब गरीबी हट जाएगी तो वो लोग पढ़े लिखे होने लग जाएंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे तो अपने आप ही सोचेंगे कि हाँ भाई पॉल्यूशन कंट्रोल अपने लिए, एनवायरनमेंट वगैरह जो है हमारे लिए कितना जरूरी है। तो देखिए वैसे तो 6-6 पॉइंट दे रखे हैं पर आप 3-4 भी अगर याद कर लें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि देखो चैप्टर बहुत बड़ा है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर है। तो सीधी सी बात है, आपको क्या करना चाहिए, हर टॉपिक के 2-2, 3-3 पॉइंट जो है वो याद करने चाहिए। और डेटा वगैरह नॉर्मली इन क्वेश्चन में नहीं पूछा जाता, वो तो केवल आपकी जानकारी के लिए। आप मेन डेफिनेशन याद कर लें, 1-1, 2-2 पॉइंट। और कॉज एंड जो रेमेडीज है ना, आप नॉर्मली देखेंगे इन चैप्टर्स की लगभग सबकी सेम है। सब में पॉवर्टी, पॉपुलेशन, एजुकेशन, ये 3 पॉइंट तो सभी में आप लिख सकते हो, आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। यही कॉज लिख दो और इन्हीं का डेवलपमेंट जो है रेमेडी हो जाएगा, आपके लिए बहुत आसान रहेगा। सही है, तो अब इसको आप 2-3 बार देखें इस वीडियो को और चैप्टर की रीडिंग करें। पूरा नोट्स में A to Z मैंने दे रखा है, आपको किसी हेल्प की जरूरत नहीं है। लेकिन आप एक काम जरूर करिएगा, इसके क्वेश्चन आंसर फ्रेमिंग की कोई भी हेल्पिंग बुक है, जैसे एग्जाम आइडिया है, टुगेदर विद इकोनॉमिक्स है, या अरिहंत का पब्लिकेशन है, या फुल मार्क्स का, इनकी कोई बुक जरूर ले लें। इससे क्या होगा कि आपको ये पता लग जाएगा कि क्वेश्चन का फ्रेम क्या होगा। ये तो आपको नॉलेज मिल गई, लेकिन क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा वो इससे आपको पता लग जाएगा। तो अब वो कोई बुक लेकर अपने आप को चेक भी कर लें कि हाँ भाई आप क्वेश्चन को पहचान तो पा रहे हैं ना। भाई क्वेश्चन को पहचान ही नहीं पाए तो आंसर कहां से लिखोगे, तो वो जरूर से एक बार कंसल्ट करें। ओके, थैंक यू।